Hello everyone, welcome to my class Sarva Learning. Today we will learn the new poem of class 10, Dust of Snow, composed by Robert Frost of the book First Flight. Dust of Snow जो पोएम है उसका मीनिंग बताने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है हमने देखा है कि जब कभी भी वो अपनी जो भी पोएम्स लिखते हैं always his poem connects with the reality and the things revolves around us. हमेशा जो उनकी पोएम्स होती है वो हमारी इन चीजों से रिलेट होती है जो आसपास हमारी जिंदगी में घटित होती है। इस पोएम में ये बहुत छोटी सी पोएम है, सिर्फ 2 पैराग्राफ्स की पोएम है, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है और इस पोएम के थ्रू उन्होंने बहुत ही डीप मीनिंग शो करा है। वो क्या डीप मीनिंग शो करा है उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि जिस इस पोएम के थ्रू जो आइडिया है वो पोएट कन्वे करना चाहते हैं कि बेसिकली आपने देखा होगा कि हम लोग बहुत तरह के कॉनोटेशंस बना देते हैं अपनी लाइफ में। जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी भी काम को करने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, राइट, और घर से बाहर निकलते समय अगर किसी ने छींक दिया तो बेसिकली हम लोग का आइडिया क्या होता है दिमाग में कि अरे नहीं, अब हमारा ये काम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, या अब हमें ये काम नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ क्या हो गया, अपशकुन हो गया। तो ये हमारे क्या है, दिमाग के कुछ नोशंस हैं जो हम लोगों ने शायद खुद ही फ्रेम किए हैं या खुद ही क्रिएट किए हैं। तो ये जो पोएम है ये इसी के ऊपर डिपेंड है कि पोएट जो है वो हमारा एटीट्यूड बताना चाहते हैं किसी भी चीज को लेकर देखने का, कि जो हमारे आसपास की चीजें हैं उसमें बहुत ब्यूटी है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हमारा किसी चीज को देखने का एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड यहाँ पे किसी भी चीज को देखने का नजरिया है कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे किसी भी चीज को तो वो हमारे साथ अच्छा ही होगा, और अगर हम किसी भी चीज में नेगेटिविटी ढूंढेंगे तो वो चीज हमें बेकार ही लगेगी। So let's start the poem. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Here you can say that poet ने word use करा है crow और hemlock tree. Here you can see that कि इस poem में क्या है कि एक tree है and you can see that the hemlock tree, जो hemlock tree होता है it's known for its poisonous tree. जो हेमलॉक ट्री है वो पॉइजनस ट्री कहलाता है। क्रो और हेमलॉक ट्री है ये दोनों ही क्या है, नेगेटिविटी को शो करते हैं। क्रो हेयर इज द सिंबल ऑफ डार्कनेस, ग्लूम, सैडनेस, राइट, एंड द ट्री हेमलॉक ट्री इज ऑल्सो शोज द पॉइजनस ट्री। जो हेमलॉक ट्री होता है ये इस तरह से क्रिसमस ट्री जैसा दिखाई देता है, राइट, और जो इसकी ब्रांचेस होती है वो बहुत ज्यादा हल्की होती है। ये दोनों ही वर्ड जो पोएट ने यूज करे वो नेगेटिविटी को शो करते हैं, क्योंकि हमने देखा होगा या तो हम बर्ड्स की अच्छी चीजों के बारे में बात करते हैं, लेकिन पोएट ने क्या करा है, यहाँ पे क्रॉ को लिया है। क्रॉ क्या होता है, काला होता है और इट रिप्रेजेंट्स द सैडनेस, ग्लूम एंड द डार्कनेस, और जो ये हेमलॉक ट्री है वो भी उसी का प्रतीक है। लेकिन जो पोएट है वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी अचानक से क्या हुआ कि जो पोएट है उनका जो मूड है वो बहुत ज्यादा सैड है, वो बहुत ज्यादा परेशान है, तो वो नेचर के बारे में बता रहे हैं कि एक दिन क्या हुआ, वो चल रहे थे और चलते चलते अचानक से क्या हो गया, वो एक पेड़ के नीचे आए और जब उन्होंने देखा कि वो पेड़ किस चीज का था, हेमलॉक ट्री था वहां पे। लेकिन उस पेड़ पे आने के बाद क्या हुआ, उस पेड़ के नीचे आने के बाद क्या हुआ, जो वहां पे उस पेड़ के ऊपर जो क्रो बैठा हुआ था, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर आल्सो कि हेमलॉक ट्री के ऊपर क्या बैठा हुआ है, क्रो बैठा हुआ है। वो जो क्रो बैठा हुआ था, shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. उसने क्या करा, पोएट के ऊपर वो हिला। shook here means shake करना। जैसे ही क्रो हिला तो उसने क्या करा, थोड़ी सी जो इसके ऊपर बर्फ गिरी हुई थी हेमलॉक ट्री के ऊपर, वो किसके ऊपर गिरा दी, पोएट के ऊपर गिरा दी। अब हमें पोएम में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि जो क्रो है उसने वो जो बर्फ है वो कैसे गिराई। इसी से हमारा यहाँ पे टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो। यहाँ पे जो डस्ट है उसका मतलब धूल मिट्टी से नहीं है, उसका मतलब क्या है, यहाँ पे डस्ट का मतलब है कोई भी चीज क्या होना, पोर होना, या कोई भी चीज झड़ना या गिरना, ठीक है। अब वो किस तरीके से है कि जो क्रो है, एज यू कैन सी दैट कि क्रो जो है वो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है, तो क्रो ने क्या करा, कुछ मूवमेंट करा, और कुछ मूवमेंट करने की वजह से क्या हुआ है, वो जो डस्ट थी, जो यानी कि जो स्नो थी वो किसके ऊपर गिर गई,
पोएट के ऊपर गिरी। अब जो क्रो है उसने किस तरीके की मूवमेंट करी है ये कहीं पे भी पोएम में मेंशन नहीं किया है। हो सकता है वो फ्लैपिंग करने के लिए का हो या जा रहा हो तब उसकी मूवमेंट हुई है, हो सकता है कि वो थोड़ा सा हिला हो तब क्या मूवमेंट हुई हो, ये कहीं पे भी मेंशन नहीं कि उसने किस तरीके की मूवमेंट करी और जिस वजह से क्या हो गया है जो स्नो है और वो किसके ऊपर गिर गए, पोएट के ऊपर गिर गए। अब जो पोएट है पोएट के ऊपर क्या गिरे हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स गिरे हैं, क्या पोएट के मूड में उसकी वजह से कुछ चेंजेस आते हैं, वो हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे। लेट्स सी दैट इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड rued. Rued here means regret. Rued का यहाँ पे मतलब क्या है, regret. Again see this line, has given my heart a change of mood. अब हमें यहाँ पे क्या लग रहा है कि जो पोएट है उनके मूड में शायद कुछ चेंजेस आए हैं। अब वो चेंजेस किस तरीके से आए हैं, as we can say that जो यहाँ पे चेंज ऑफ मूड जो शो कर रहा है वो शो करता है हैप्पीनेस को। वो हैप्पीनेस को किस तरीके से शो कर रहा है, क्योंकि हमें अभी तक हमने ये देखा था कि जो फर्स्ट पैराग्राफ था, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या हो रहा है, पोएट जो है उनका मूड क्या है, बहुत ज्यादा सैड था, लेकिन फिर जो उनके ऊपर स्नो गिरी, पार्टिकल्स गिरे हैं जो स्नो के, ऑल ऑफ सडन उनके मूड में क्या आ गया, चेंज आ गया है। अब वो चेंज किस तरीके का आया है, हैप्पीनेस का चेंज आया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हाउ कैन वी गेट इट कि जो पोएट है उनका मूड हैप्पीनेस के थ्रू कैसे चला गया है, वो हम इसमें देखते हैं। वो हमें कैसे पता चला कि उनका जो मूड है वो हैप्पी हो गया है, एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड rued। अब इस दो लाइन से हमें पता चल रहा है कि अभी तक जो पोएट थे वो बहुत ज्यादा क्या कर रहे थे, rued कर रहे थे, यानी कि रेग्रेट कर रहे थे कि मेरा मूड बहुत ऑफ है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, लेकिन जो उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरी, स्नो के पार्टिकल्स गिरे, और इस वजह से क्या हुआ, उनके मूड में ऑल ऑफ सडन क्या आ गया, चेंज आया। वो चेंज किसका आया, हैप्पीनेस का। अब हेयर यू कैन, और जो उनका बाकी बचा हुआ दिन था वो अब बर्बाद होने से क्या हो गया, बच गया, क्योंकि नाउ द पोएट इज हैप्पी, राइट। सो अब हमें एक और चीज जो इससे इंडिकेट करती है वो ये है कि जो क्रो और हेमलॉक ट्री थे वो दोनों ही क्या थे, बैड ओमेन के सिंबल थे। बैड ओमेन मतलब अपशगुन के सिंबल थे। एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग, मैंने आपको बताया था दोनों ही, लेकिन सबसे अच्छी जो इसमें खूबसूरती दिखाई गई है पोएम में वो ये है कि जिन दो चीजों को हम अपशगुन मानते हैं और वी कैन से दैट बैड ओमेन्स मानते हैं, ये दोनों ही क्रो और हेमलॉक ट्री ही हैं जिनकी वजह से पोएट के मूड में क्या आया है, चेंज आया है। क्योंकि अगर जो क्रो है वो मूवमेंट ना करता तो शायद जो वो हेमलॉक ट्री पे जो डस्ट पड़ी थी, यानी जो स्नो पड़ी थी, वो पोएट के ऊपर नहीं गिरती, और अगर पोएट के ऊपर नहीं गिरती तो उस नेचर की ब्यूटी की वजह से जो पोएट है उनके मूड में कोई भी हैप्पीनेस नहीं आती या उनके मूड में कोई भी चेंज नहीं आता। तो ये देखो, ये जो नेगेटिविटी की तरफ जो हमें दोनों चीजें लेके जाती है, क्रो और हेमलॉक ट्री, वो जो बैड ओमेन थे उनकी वजह से, यही दोनों चीजें थी जिनकी वजह से पोएट के मूड में क्या आया है, चेंज आया है, हैप्पीनेस आई। अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उससे एक और चीज पता चलती है कि वो बेसिकली अपनी पोएम में या तो नाइटिंगेल्स या स्पैरो इन सब वर्ड्स को लेते हैं, या ओक ट्री जिसे हम बहुत ज्यादा अच्छा मानते हैं, उन सारी पॉजिटिव चीजों को लेके वो पोएम बनाते हैं। लेकिन इन दिस पोएम उन्होंने दो नेगेटिव चीजों को लिया, लेकिन इन दो नेगेटिव चीजों की वजह से उनकी लाइफ में कितना अच्छा हो गया, राइट। तो वो ये शो करना चाहते हैं कि कभी कभार क्या होता है, बहुत छोटी छोटी चीजें भी हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस ले आती है, लेकिन ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, हमारे एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस चीज को किस तरीके से देखते हैं। अगर हम किस चीज को अच्छे तरीके से देखेंगे तो वो हमें अच्छी दिखाई देगी, और हमें अगर कोई चीज हमें बेकार नेगेटिव तरीके से देखेंगे तो हमें उसकी गलत चीजें ही दिखाई देगी। और यहाँ पे भले ही क्रो और हेमलॉक ट्री नेगेटिव है, लेकिन पोएट ने उन्हें अच्छे तरीके से देखा, राइट। सो कहने का मतलब है कि वो कहना चाहते हैं कि हमारे आसपास की हर एक चीज में क्या है, खूबसूरती छुपी हुई है ना। सिर्फ उसको देखने के लिए क्या होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड यानी हमारा नजरिया होना चाहिए। जिस नजरिए से हम जिस चीज को देखेंगे वो हमें ऐसी ही दिखेगी, क्योंकि हर एक चीज अपने आप में क्या है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था
कि जैसे अगर आप कहीं घर से बाहर निकल रहे हैं और आपको अचानक से छींक आ जाती है, तो जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारे ये जो मेकिंग ऑफ माइंड्स हैं, या जो हमने बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में क्रिएट कर रखी हैं कि अगर हम छींक आ गई और हम घर से बाहर किसी भी काम के लिए जा रहे हैं तो वो हमारा काम नहीं होगा, राइट। लेकिन जो पोएट है वो ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ये हमारे दिमाग की उपज है कि ऐसा हम सोच के बैठे हैं, हमने खुद अपने ही आइडियाज दिमाग में क्रिएट करे हुए हैं। वो डिपेंड करता है, अब जैसे छींक आ रही है तो छींक तो आएगी ना, वो आपकी वजह से तो नहीं रुक पाएगी, छींक को तो जब आना है वो आएगी, वो आपने सोच लिया कि छींक आ गई तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो जो पोएट है, विद द हेल्प ऑफ दिस पोएम, पोएट जो है वो इन्हीं सारे जो हमने कॉनोटेशंस बना रखे हैं, नोशंस बना रखे हैं, इन्हीं सारी चीजों को द पोएट वांट्स टू शैटर ऑल दीज थिंग्स एंड द पोएट वांट्स टू वैनिश ऑल दीज थिंग्स अमंग अस। उन सारी ही जो ये गलत आदतें हैं और जो मेकिंग ऑफ माइंड्स हैं, पोएट इस पोएम की वजह से इसको तोड़ना चाहते हैं, राइट। अब ये जो पोएम है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोएम है और इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्रो और हेमलॉक ट्री हैं, वो जो ट्री हैं ये दोनों किसको सिंबलाइज करते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कभी कभार इससे 8 मार्क्स का भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि what kind of message the poet wants to convey with the help of this poem, तो उसको शो करते हैं।